करेंगे। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे और गर्म गर्म हथेली को अपने चेहरे पर लगाएंगे और ऊर्जा को महसूस करेंगे। कल हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने इसमें पढ़ लिया था कि पाचन क्या है, क्या उसकी डेफिनेशन है, लार ग्रंथियां क्या है, अग्नाशय पित्त, और हमने जो आरंभिक पाचन है वो पढ़ लिया था। ठीक है ना। अब उसके बाद में हमारा नंबर आता है आमाशय में, कि जो लार ग्रंथियों और मुंह के अंदर जो भी सब कुछ काम होता है उसके बाद में खाना पहुंच जाता है हमारे आमाशय के अंदर। अब आमाशय के जो विभिन्न भाग हैं उनमें कैसे कैसे करके खाना जाता है और क्या क्या वहां पे उसके कार्य रहते हैं, ये हमको देखना है कि किस जगह किस चीज का विघटन होता है और वो छोटे छोटे सरल अणुओं में जो एब्जॉर्ब करे जा सकते हैं और घुल सकते हैं उनमें चेंज किए जाते हैं। आमाशय की पाचन क्रिया जठर रस द्वारा होती है। इसमें जो आमाशय के अंदर रस निकलता है उसको हम जठर रस बोलते हैं। ठीक है। आमाशय की श्लेष्मक कला की ग्रंथियों से यह रस उत्पन्न करती है और यह आहार आमाशय में पहुंचाती है। जिसकी श्लेष्मा ग्रंथि होती है वो अंदर की तरफ होती है, श्लेष्मा वाली जो पूरी लेयर होती है और वहां ग्रंथि होती है, उसमें से ये जो जठर रस होता है वो निकलता है और वो चारों तरफ से निकलता है और उसकी गति क्या होती है, बहुत तेज होती है, बड़ी तेजी से गिरता है। ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर से उड़ेला जा रहा है, जैसे धड़ाधड़ गिरता जा रहा है और काफी मात्रा में वो इकट्ठा हो जाता है उसके अंदर उनको अवयवों का गठन करने के लिए, विघटन करने के लिए। तो क्या तरीका रहता है, देखो पढ़ते हैं हम। आमाशय में पहुंचता है तो ये रस चारों ओर की ग्रंथियों से आमाशय में ऐसी तीव्र गति से प्रवाहित होने लगता है जैसे कि इसको उड़ेला जा रहा हो। इतनी तेज इसकी स्पीड होती है कि ऐसा लगता है जैसे कि इसको उड़ेल रहे हैं ऊपर से किसी चीज से। तो इस रस के दो मुख्य अवयव हैं, दो मेन चीजें होती हैं, इसके कंपोनेंट होते हैं। एक तो पेप्सिन होता है और दूसरा इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि हमारे खाने को पचाने के अंदर काम करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के ऊपर काम करता है। ठीक है। इस रस के दो मुख्य अवयव होते हैं, पेप्सिन नामक एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक नामक अम्ल। ये दो चीजें इसकी मेन चीजें होती हैं जो इस रस के अंदर जठर रस के अंदर होते हैं। पेप्सिन की विशेष क्रिया प्रोटीनों पर होती है। जो पेप्सिन काम करता है वो किस पे, जो जठर रस का पेप्सिन कंपोनेंट है वो किस पे काम करता है, प्रोटीन के ऊपर, और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायता करता है। रिएक्शन कौन करता है, पेप्सिन, और उसकी सहायता कौन करता है, सहायक रस कौन सा हो गया उसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है ना, जो हमारा पेट का HCl होता है वो पचाने में सहायक होता है। तो इस क्रिया से प्रोटीन पहले फूल जाता है। पहले क्या होता है, इन दोनों की क्रिया जब उसके ऊपर होती है तो प्रोटीन पहले फूलता है और फिर बाहर से गलने लगता है। पहले बाहर से गलना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे जाकर के वो अंदर गलता है। जो अंदर का पार्ट होता है वो देर में गलता है। ठीक है ना।
इस कारण ग्रास का भीतर का भाग देर से गलता है, क्योंकि पहले बाहर का भाग गल रहा है इसलिए भीतर का भाग देर से गलता है। इसमें लार के टाइलिन नामक एंजाइम की क्रिया उस समय तक होती है जब तक कि लार का सारा क्षार आमाशय के अम्लिक रस द्वारा उदासीन नहीं हो जाता है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जो लार के अंदर टाइलिन नामक कंपाउंड होता है वो तब तक जो ये हमारा खाना है उसके ऊपर काम करता रहता है, उसको तोड़ने और गलाने के लिए, जब तक कि जो ये हमारे आमाशय के अंदर जो जठर रस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक है, HCl है, वो उसको पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं कर देता। क्योंकि ये जो हमारा क्या है टाइलिन, ये टाइलिन है क्षारीय है, जो लार हमारी होती है वो क्षारीय होती है, और पेट के अंदर आमाशय के अंदर क्या होता है वो एसिड होता है। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है। तो जब क्षार यहां से जाता है अंदर आमाशय में तो वो अम्ल के साथ क्रिया करके न्यूट्रल हो जाता है। तो टाइलिन तब तक काम करता रहता है जब तक कि HCl उसको पूरी तरह से उदासीन नहीं कर देता, मतलब न्यूट्रल नहीं कर देता है, तो उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर दिया। ठीक है ना, न्यूट्रल हो गया, अब वो वहां पे क्षारीय नहीं रहा, वो खत्म हो गया वहां पे। ठीक है, जठरीय रस की क्रिया द्वारा प्रोटीन से पहले मेट्राप्रोटीन बनता है। अब जब इस जठर रस की क्रिया होती है प्रोटीन के ऊपर तो सबसे पहले उसको टूट के क्या बनता है, मेटाप्रोटीन बनता है। फिर ये प्रोटायोसिस में बदल जाता है और उसके बाद प्रोटायोसिस फिर पेप्टोन में टूट जाते हैं, और यह इसमें अधिक परिवर्तन नहीं होता है, बस ये 3 बार ही टूटता है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, मेटाप्रोटीन में चेंज हुआ, और मेटाप्रोटीन से ये प्रोटायोसिस के अंदर चेंज हो गया, और प्रोटायोसिस किसमें बदला, पेप्टोन में बदल गया। ठीक है, अब पेप्टोन से ही टूटेगा नहीं, अब ये यही कंडीशन के अंदर रहेगा, तो इससे ज्यादा परिवर्तन इसमें नहीं होता है। जठरी रस में 2 और एंजाइम भी होते हैं, इसके अंदर 2 और चीजें, जैसे 2 कंपोनेंट तो मेन कंपोनेंट है। ठीक है, आपका पेप्सिन और HCl, और भी होते हैं। देखो इसमें क्या क्या है, ये एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है। ये दोनों भी इसके अंदर जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को गलाता है और लाइपेज वसा को। अब इन दोनों का भी अलग अलग कार्य है। अभी तक वो जो दोनों थे, वो जो हमारा पेप्सिन था वो प्रोटीन को गला रहा था और हाइड्रोक्लोरिक उसके अंदर सहायता प्रदान कर रहा था। अब जो बाकी के 2 कंपोनेंट हैं वो क्या करते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट को कर रहा, एक वसा को गला रहा है, मतलब सबके अपने अपने अलग अलग काम डिवाइडेड है। जो जठर रस के भी पार्ट्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, वो भी अलग अलग चीजों को गला रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये जो एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को गला रहा है, जो लाइपेज है वो वसा को गला रहा है। इसमें दूध को फाड़ने वाला एक और एंजाइम रेनिन भी होता है। इसके अंदर दूध को फाड़ता है ना, जैसे आपने देखा होगा दूध फट गया तो वो रेनिन के कारण फटता है। तो इसमें हल्की जीवाणु नाशक शक्ति भी होती है, ये जीवाणुओं को भी यहाँ पे मार देता है। रेनिन जो होता है ना वो जीवाणुओं को भी मार देता है। जठरी रस का स्त्राव मुख्यतः तंत्रिका मंडल के अधीन है। ये हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसी से ही कार्य करता है जठरी रस का स्त्राव, कि किस जगह कितना जो हमारा ये हार्मोन, ये जो एंजाइम्स है, कि किस तरीके से स्रावित होंगे, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन, हमारा तंत्रिका तंत्र काम करता है इसके अंदर। शरीर क्रिया विज्ञान के विख्यात रूसी विद्वान पेल्वोक के प्रयोगों से इस संबंध में बहुत ही प्रकाश डाला। उन्होंने इससे प्रमाणित हो चुका है कि आहार पदार्थों की सुगंध नाक से सूंघने और उनको नेत्रों से देखने से रस का स्राव होने लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई अच्छी चीज है, कोई पकवान है या कोई ऐसे पकौड़े वकौड़े हैं, बेसन की चीजें कुछ बन रही हैं, तो पहले आप उसको सूंघते हो, फर्स्ट आपके क्या जाता है, स्मेल करते हैं हम। तो जो हमारी ये ज्ञानेंद्री है नाक, वो हमको बताती है कि खुशबू आ रही है किसी खाने की चीज की। फिर हम देखते हैं उसको आंख से, तो जो हमारी आंख की इंद्री है ये हमें बताती है कि देखो कितना सुंदर खाना है। तो उसको देखने और सूंघने से ही जठर रस का स्त्राव होना स्टार्ट हो जाता है। यही कारण है कि उत्तम आहार पदार्थों के बनने की गंध से ही भूख मालूम होने लगती है। तो हमारा ब्रेन क्या सिग्नल देता है कि भाई खाना बन रहा है, बहुत अच्छा उत्तम प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, तो उसको देख के हमें भूख लगने लग जाती है। और सादा रोटी सब्जी होती है तो उसको देख के हमें भूख नहीं लगती है, क्योंकि उससे हम मुंह उब जाते हैं डेली खा करके, है ना। कोई पकवान होते हैं तो उसको देखे हमें मुंह में पानी आ गया, तो वो लार भी स्रावित होने लग जाती है थोड़ी थोड़ी सी उसके अंदर, आपके मुंह के अंदर, और अंदर आमाशय के अंदर पूरा जठर रस स्रावित होने लग जाता है हमारा दिमाग, क्योंकि उसको ऐसी इंडिकेशन देता है। यही तथा उनको देखने से क्षुधा बढ़ जाती है
और उनको देखते हैं तो भूख और बढ़ जाती है। जीभ पर लगाने से तुरंत ही खाने की इच्छा होने लग जाती है। जैसे जीभ पे आप टच करोगे तो तुरंत ही खाने की इच्छा होने लग जाएगी। और यदि आहार पदार्थ उत्तम या रुचिकर नहीं हो तो भूख मर जाती है। और अगर वो आप सोचो कि उसके अंदर नमक ही नहीं है या नमक बहुत ज्यादा है, तो उसे जैसे ही आप जीभ पे रखोगे तो फिर आपकी भूख ही बढ़ जाएगी कि अरे ये तो सोचा था वैसा है ही नहीं, या जैसा दिख रहा था वैसा नहीं है, जैसी खुशबू आ रही थी वैसा नहीं है, तो आपकी भूख वहीं पे ही खत्म हो जाती है। ऐसे आहार का पाचन भी उत्तम रीति से नहीं होता। अच्छा, अगर अब आप उसको जबरदस्ती खा लो कि वेस्ट होगा या कुछ नहीं, कोई बात नहीं, नमक ऊपर से डाल लेते हैं या कुछ चटनी लगा लेते हैं तो नमक कम हो जाएगा, तो आप अगर उसको खा लो मन मार के, मतलब खुश होके नहीं खा रहे हो आप सेटिस्फेक्शन से, आप मन मार के खा रहे हो, तो क्या होगा, उसका जो वो पाचन होगा ना वो भी प्रॉपरली नहीं होगा, क्योंकि स्त्राव ही नहीं बनेंगे अच्छे से, स्त्राव ही नहीं हो रहा है वहां पे जो ग्रंथियां हैं उसके अंदर। तो जब ब्रेन प्रॉपरली काम ही नहीं कर रहा तो फिर क्या होगा, फिर वो स्त्राव वहां रुक जाता है और हमें इससे रस का स्त्राव भी कम हो जाता है और वो खाना पच नहीं पाता है। जठरी रस की क्रिया विशेषकर प्रोटीन पर होती है। जठर रस की क्रिया मेन क्या होती है, प्रोटीन पे होती है। मांस, अंडा, मछली, दूध आदि पदार्थों के आदि के आमाशय में पहुंचने पर रस का स्त्राव होता है। ये सारी चीजें जैसे ही हमारे पेट में पहुंचती हैं आमाशय के अंदर, तो हमारा जो ये आमाशय रस है, जठर रस है, उसका स्त्राव होना स्टार्ट हो जाता है। नमक, बर्फ या कंकड़ आदि खाने को दिए जाएं तो ये स्त्राव नहीं होगा। अगर नमक दो, बर्फ दो या कंकड़ पत्थर दे दो खाने के लिए तो ये रस का स्त्राव नहीं होगा, ठीक है ना। उसके कलर से, टेक्सचर से, उसकी खुशबू से, उसके स्वाद से ही हम ये रस का स्त्राव होता है, बाकी नहीं होता है। अब आमाशय के बाद आ गया अग्नाशय का नंबर कि अग्नाशय में पाचन कैसे होता है। अग्नाशय, पैनक्रियाटिक डाइजेशन हमारा कैसा है। देखो ये पैनक्रियाज इन्होंने बना के दिखा रखा है, कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ क्या क्या है, ये इसके नाम सारे लिख के दे रखे हैं, आपको याद कर लेना डायग्राम को। आमाशय, क्षुद्रांत और पित्त वाहिनियां। पाचन में आमाशय नहीं, सॉरी, अग्नाशय। पाचन में अग्नाशय और यकृत, इन दो बड़ी ग्रंथियों का बहुत संबंध है। जो हमारा खाना होता है उसके डाइजेस्ट होने के अंदर ये जो हमारा पैनक्रियाज है और यकृत है, मतलब तो इनका बहुत बड़ा काम होता है खाने को डाइजेस्ट करने के अंदर। अग्नाशय में अग्नाशय रस बनता है। इसका जो रस है अग्नाशय का रस, उसको अग्नाशय रस कहते हैं और ये बहुत ही प्रबल पाचक रस है। इसकी क्रिया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तीनों ही घटकों पे होती है। जो इसकी क्रिया होती है वहां तो उसकी क्रिया मेन क्या होती है, वसा के ऊपर, और ये इसकी सॉरी प्रोटीन के ऊपर, और ये क्या है, इसकी जो क्रिया है तीनों पे ही होती है और तेजी से होती है, ठीक है ना। प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की और वसा की भी, तीनों के ऊपर तेजी से होती है। और इसका निर्माण अग्नाशय ग्रंथि की कोशिकाएं द्वारा होता है। और इसका निर्माण किससे होता है, अग्नाशय ग्रंथि की कोशिकाओं। उसका क्या होता है, श्लेष्मा ग्रंथियों से। जठर रस का स्त्राव है ना, पढ़ा था हमने ऊपर। इसका होता है अग्नाशय की ग्रंथियों से, कोशिकाओं के द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि की कोशिकाओं द्वारा। सारे अग्नाशय में ऐसे एकत्र होकर ये रस एक वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है। सारे जगह से इकट्ठा होकर के, सारी कोशिकाओं से इकट्ठा होकर के ये ग्रहणी में पहुंच जाता है। और पित्ताशय से पित्त की लाने वाली वाहिनियां इस अग्नाशय वाहिनी से मिलकर सामान्य पित्त वाहिनी बन जाती हैं। जो पित्ताशय से पित्त वाहिनियां हैं जो लेके आ रही हैं इसमें अग्नाशय वाहिनी से मिलकर के क्या हो जाती है, नॉर्मल पित्त वाहिनी बन जाती है, नॉर्मल बाइल डक्ट क्रिएट हो जाता है। उसी से मुख्य रूप से अग्नाशय और पित्त दोनों रस ग्रहणी में पहुंचते हैं और उसी मुख से, मतलब उसी जगह से, उस द्वार से अग्नाशय और पित्त दोनों का रस ग्रहणी के अंदर पहुंच जाता है। अग्नाशयी ग्रंथि उदर में बाईं ओर और आमाशय में पीछे की ओर स्थित है। जो आमाशयी ग्रंथियां हैं वो उदर में क्या, बाईं तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और आमाशय के पीछे है। आमाशय आगे है और वो उसके जस्ट पीछे होती है। इसका बड़ा सिर ग्रहणी के मोड़ पे रहता है। जो इसका बड़ा वाला सिर वाला हिस्सा है, गोल वाला, वो ग्रहणी की तरफ को रहता है और उसकी पूंछ बाईं और प्लीहा तक चली गई है। और इसकी पूंछ क्या है, प्लीहा तक चली गई है। ऐसे करके ऐसे आगे की तरफ जाता हुआ ये होता है। इसका रंग कुछ मटमैला भूरा होता है। इसका रंग, कलर जो है बता रहे हैं। अब ये इसकी क्या एनाटॉमी है, कहाँ पे लोकेटेड है, इसका रंग कैसा है और कहां से कहां तक जाता है, कैसा कैसा ये होता है, इसकी नोट में है। इसके सूक्ष्म भाग शहतूत के दो दानों के समान उठे हुए दिखाई देते हैं। इसके जो सूक्ष्म भाग होते हैं वो शहतूत के, जो आपने दाने देखे होंगे ना, हल्के हल्के गोल गोल होते हैं, नरम नरम, एक साथ एक के बाद एक लाइन जैसी लगी रहती है,
सेम वैसे के वैसे इसके होते हैं। अग्नाशय रस की प्रबल क्रिया विशेषकर प्रोटीन पर होती है। ये जो अग्नाशय रस की प्रबल क्रिया है वो विशेषकर प्रोटीन पे होती है। उससे प्रोटीन बिना फूले हुए ही घुलने लगता है। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन बिना फूले ही गलने लग जाएगा, ठीक है, घुलने लग जाएगा। और इस रस की क्रिया क्षारीय होती है। वो तो था क्या, अम्लीय जो आमाशय में था, और ये है क्षारीय। और सबसे पहले क्या था, क्षारीय, ठीक है ना, क्षारीय होती है। इसके कारण पहले क्षारीय मेटाप्रोटीन बनती है, इसलिए पहले क्षारीय मेटाप्रोटीन बनती है, तब मेटाप्रोटीन से प्रोटियोनेज प्रोटायसिस बनते हैं, और प्रोटेओज से फिर पेप्टॉन और फिर परिवर्तन हो जाता है। अंत में पेप्टॉन के विभाजन से अमीनो एसिड्स बनते हैं जो प्रोटीन के पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं। लास्ट में क्या होता है, पेप्टोन के विभाजन से, जो पेप्टॉन लास्ट होता है ना, अब बताया 3 भाग के अंदर डिवाइड हो गया, तो पेप्टॉन लास्ट क्या था, पेप्टॉन। तो पेप्टॉन से क्या है, वो अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि इसका लास्ट प्रोडक्ट होता है। और आमाशय से प्रोटीन के पाचन के फलस्वरूप जो पेप्टॉन आते हैं वो अमीनो अम्ल से अम्लों में टूट जाते हैं, और वो अमीनो अम्लों में टूट करके छोटे छोटे हो जाते हैं। अग्नाशय रस के स्राव पर तंत्रिका मंडल का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अग्नाशय रस के स्राव पर तंत्रिका मंडल कोई काम नहीं करता, ये आपके दिमाग से नहीं चलेगा, ठीक है ना। वो अपने काम के हिसाब से चलेगा कि जब उसके अंदर आ गया तब उसको क्या काम करना है, क्या क्या चीज है। तो वो ग्रंथ जो उसकी कोशिकाएं हैं, ग्रंथि की कोशिकाएं, किस ग्रंथि की, अग्नाशय ग्रंथि की कोशिकाएं उसके आने के बाद ही अपना कार्य प्रारंभ करती हैं। ये हमारे दिमाग से रिलेटेड नहीं है, देख के या खा के या सूंघ के वो रस स्त्रावित नहीं होगा। इसीलिए कहा है तंत्रिका मंडल का कोई नियंत्रण नहीं है। तंत्रिकाओं के उत्तेजन से रस की उत्पत्ति कम या अधिक नहीं होती है। उसके उत्तेजन से ना उत्पत्ति कम होगी ना अधिक होगी। रस की उत्पत्ति उस समय प्रारंभ होती है जब अग्नाशय में पाचित आहार जो अर्ध द्रव के रूप में होता है आमाशय से पाइलोरिक छिद्र द्वारा निकलकर ग्रहणी में आ जाता है, ठीक है ना। अब इस रस की उत्पत्ति कब होती है, देखो मैंने पहले बताया, जो आधा सा पाचन हो गया है खाने का, वो अग्नाशय से ग्रहणी वगैरह से होता हुआ जो पित्त बाइल डक्ट और ये सब चीजों से मिलकर के जब इसके अंदर आ जाता है, अग्नाशय के अंदर, आमाशय से अग्नाशय में जब आ जाता है तो ये रस स्त्रावित होता है इसकी सेल्स से, इसकी कोशिकाओं से। सेल लेवल का काम करता है ये, ठीक है। और अग्नाशय के पाइलोरिक छिद्र से निकलकर ग्रहणी में आ जाता है। ग्रहणी क्या होती है, डियोडिनम होता है, उसके अंदर आ जाता है। आम्लिक चाइम के संपर्क में ग्रहणी को श्लेष्मक स्तर की कोशिकाओं में सिक्रेटिन नामक रासायनिक वस्तु उपस्थित होती है, ठीक है ना। ये जो इस आम्लिक चाइम है उसके अंदर संपर्क से ग्रहणी के अंदर श्लेष्म स्तर पे होती है ये कोशिकाओं के अंदर। यह वस्तु रक्त द्वारा अग्नाशय की कोशिकाओं में पहुंचकर उसका रस बनाने के लिए उत्तेजित करती है और तब रस बनकर ग्रहणी में आने लगता है। अब क्या होती है कि ये जो वस्तु है रक्त द्वारा अग्नाशय की कोशिकाओं में पहुंचकर, ठीक है ना, कोशिकाओं के अंदर पहुंच जाता है, उसको रस बनाने के लिए उत्तेजित करती है, रस बनाने के लिए बोलती है, मतलब उत्तेजित करती है ना। और तब यह रस ग्रहणी में आने लगता है, और तब जब रस बन जाता है ना तो फिर वो ग्रहणी के अंदर आ जाता है, ड्यूडेनम के अंदर। यह रस की दूसरी विशेषता यह है कि यदि ग्रहणी में पहुंचने के पूर्व ही अग्नाशय की नलिका में इस रस को एकत्रित कर लिया जाए तो यह निष्क्रिय रहता है। अगर इसे है ना नलिका के अंदर, अग्नाशय की नलिका, जो नलिका है ना उसके अंदर ही अगर एकत्रित कर लिया जाए तो फिर निष्क्रिय हो जाएगा, ये फिर कोई किसी काम का नहीं है। उसकी प्रोटीन पर कोई क्रिया नहीं होगी, फिर उसकी प्रोटीन पे भी कोई क्रिया नहीं होगी। जब यह ग्रहणी में आने पर आंतरिक रस के साथ मिल जाता है तभी उसमें प्रोटीन विघटित करने की प्रबल शक्ति उत्पन्न होती है। जब ये ग्रहणी से निकल करके आंत में आ जाता है और आंतरिक रस मिलते, जो आंत्र का रस है वो उसमें मिलता है, तो फिर ये तब ये इसके अंदर शक्ति आ जाती है, प्रोटीन को विघटित करने की प्रबल शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये माना जाता है कि आंतरिक रस का एंटेरोकाइनेज नामक एंजाइम इसको सक्रिय कर देता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम है, एंटेरोकाइनेज, इसको सक्रिय कर देता है। अग्नाशय के एंजाइम्स कौन से हैं, अग्नाशय रस के, ठीक है, ये निम्नलिखित है। प्रोटीन के एमिनो अम्ल में तोड़ देने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन कहलाता है,
जो एमिनो अम्लों को तोड़ देने वाला है वो क्या है, ट्रिप्सिन। एमाइलेज की क्रिया कार्बोहाइड्रेट पे होती है। स्टार्च तथा गन्ने की शर्कराएं माइल्टोज में बदल जाता है और ये आगे चलकर ग्लूकोज का रूप ले लेती है। कौन सा होता है, एमाइलेज। पहला हो गया ट्रिप्सिन, फिर एमाइलेज और फिर लाइपेज की क्रिया से वसा और वसा अम्ल, फैट और फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन में विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। और कुछ रेनिन भी होता है जो दूध को फाड़ता है, कुछ रेनिन भी होता है जो दूध को फाड़ता है, ठीक है ना। पित्त, उदर के दाहिने भाग के ऊपर की ओर शरीर के यकृत नामक सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का निर्माण करती है, ठीक है। यकृत के ऊपर मतलब लिवर के बाद में ना पित्त सबसे बड़ी वो ग्रंथि है जो उसका पित्त का निर्माण करती है। यहाँ से पित्त पित्ताशय में जाकर के एकत्रित होता है, यहाँ से पित्त पित्ताशय में जाकर के इकट्ठा हो जाता है और पाचन के से संयम समय एक वाहिनी द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है। पाचन के समय जाता है ये, ठीक है। यकृत से सीधा ग्रहणी में भी पहुंच सकता है और यकृत से डायरेक्ट भी ग्रहणी में पहुंच सकता है। ये हरे रंग का गाढ़ा तरल द्रव्य होता है, ये ग्रीन कलर का होता है एकदम, ठीक है, और गाढ़ा होता है। वसा के पाचन में इससे सहायता मिलती है और इससे अतिरिक्त पित्त क्षारीय हो जाता है। वसा के पाचन में सहायता मिलती है और जो अतिरिक्त पित्त है, जो एक्स्ट्रा पित्त है, वो भी क्षारीय हो जाएगा। शुद्रांत में पाचन हो तो कैसे क्या करते हैं, शुद्रांत का पाचन कैसे है, देखो छोटी वाली आंत के बारे में पढ़ रहे हैं हम अब इसमें, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना सबको। कोई भी अपनी वीडियो ही नहीं ऑन रखता है, बस एक पर्सन ने ऑन रखी हुई है। ग्रहणी से आहार जिसमें एक पाचित अवयव होते हैं, क्षुद्रांत के प्रथम भाग अग्र क्षुद्रांत में आ जाता है, जिसको क्या कहते हैं, जैनम कहते हैं। और इस समय ये शहद के समान गाढ़ा होता है। और इस टाइम कितना गाढ़ा होता है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, जैसे शहद को आप जमीन पर डालो तो देखो कितनी धीरे से चलता है, यूं ऊंचाई से नीचे की तरफ भी डालोगे ना, बड़ी ही धीरे से चलता है। एक आप पानी डालो सर नीचे, और एक शहद बड़ा धीरे 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 चलता है। तो इसका क्या होता है, जो कंसिस्टेंसी होती है वो कैसी होती है, शहद जैसी। और क्षुद्रांत में भली प्रकार प्रवाहित हो सकता है, और ये क्षुद्रांत के अंदर भली प्रकार प्रवाहित मतलब उसमें आराम से गति कर सकता है। यहाँ भी पाचन क्रिया होती रहती है, यहाँ पे भी पाचन क्रिया होती रहती है, चलता रहता है और पाचन होता रहता है, ये नहीं कि एक जगह रुक जाता है, चलता रहता है, गति रहती है इसमें। और कुछ समय तक अग्नाशयी पाचन जारी रहता है। और जो अग्नाशय में पाचन हो रहा था ना अब तक, वो अभी भी क्षुद्रांत में जारी है, जैसा वहां हो रहा था वैसे ही सेम यहाँ पे भी हो रहा है। क्षुद्रांत के रस में भी पाचन शक्ति होती है। ये प्रोटीन का तो नहीं, परंतु प्रोटीओज और पेप्टोन को अमीनो एसिड्स में तोड़ सकता है। ये क्षुद्रांत जो होती है इसमें पाचन की शक्ति भी होती है, जो क्षुद्रांत के रस होते हैं, ठीक है, जो इसके जितने भी जूसेस हैं उसके अंदर इस तरीके की चीजें होती हैं। तो वो प्रोटीन को तो नहीं तोड़ती, परंतु प्रोटीओज और पेप्टोन को एमिनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। और इसी विशेषता के कारण डेप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइमों को सक्रिय बनाना है, ठीक है ना, सक्रिय बनाता है। पेफॉल का, जिसने कि सबसे पहले इस विषय का अन्वेषण किया था, ये मत है कि आंत्र रस में मिलने वाले पहले ये तीनों एंजाइम अपने पूर्व रूप में रहते हैं और इसी कारण निष्क्रिय होते हैं। आंत्र रस जो होता है ना, जो आंत का रस होता है, उससे मिलने से पहले ये अपने जो मेन इनका स्ट्रक्चर है, जो भी कुछ है, उसके अंदर ही रहते हैं, मेन फॉर्म में ही रहते हैं, पर उसके बाद उस रस से मिलने के बाद में ही काम करते हैं। उससे पहले क्या होता है, निष्क्रिय रहते हैं। ट्रेप्सिनोज के रूप में रहती है। एमाइलेज और लाइपेज भी पूर्व दिशा में ही रहते हैं। और जब आंत्र रस अग्नाशय रस से मिलता है तो ट्रिप्सिनोनेज से ट्रिप्सिन बन जाती है और शेष दोनों एंजाइम भी सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिनोनेज से तो ट्रिप्सिन बन जाएगी और बाकी के जो दो हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं। और आंतरिक रस से मिलने से पूर्व अग्नाशय रस निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है, निष्क्रिय रहता है। इससे मिलने से पूर्व ही निष्क्रिय रहता है, ठीक है ना। क्षुद्रांत का कार्य विशेषता अवशोषण का है। क्षुद्रांत का जो कार्य है वो विशेषतः अवशोषण करती है। वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है इसके अंदर से जो भी हमारी चीजें हैं,
अच्छी अच्छी, उन सबको जो हमारे को शक्ति दे सकती हैं, जो हमारे को एज ए फूड काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसके अंदर वो एब्सॉर्ब कर लेती है सारे खनिज लवण वगैरह ऐसी चीजों को। इसकी आंतरिक रचना के चित्र को देखने से मालूम होगा कि इसके भीतर श्लेष्म कला है। अंदर इसमें श्लेष्म कला होती है जो सारे आंत्र को भीतर से आच्छादित किए रहती है, जो अंदर से पूरी तरह लेयर करी भी होती है, ढकी रहती है अंदर से। गहरी सलवटें बनी हुई हैं और इसमें कला का पृष्ठ आंत्र से कहीं अधिक हो जाता है, और बिल्कुल गहरी गहरी सलवटें होती हैं, और इसका जो कला का पृष्ठ आंत्र से जो बड़ी आंत है उससे कई बड़ी होती है छोटी आंत, ठीक है ना। कला की मिलावटों पर अंकुर लगे होते हैं, अंकुर जैसे मतलब फॉलिकल जैसे बने होते हैं और उसपे होते हैं। इन सबका काम अवशोषण करना होता है, इन सबका काम अवशोषण अंकुर जैसे मतलब ना हल्के हल्के फॉलिकल जैसे। अंकुरों की सूक्ष्म रचना भी ध्यान देने योग्य है। प्रत्येक अंकुर के बीच में एक श्लेष नलिका और शिखर के पास तक चली गई है, ठीक है, उसके शिखर के पास तक चली जाती है प्रत्येक अंकुर के साथ में, है ना। ये अशीर वाहिनी है और इसके दोनों ओर काली रेखाएं दिखाई देती हैं जो धमनी और शिराओं की शाखाएं और कोशिकाएं हैं, ठीक है ना। दोनों ओर रेखाएं दिखाई देती है, वो क्या है, शिराओं की शाखाएं और कोशिकाएं होती हैं जो हमारे को दिखाई दे रही हैं। उसके अंदर देखो आप, ये दोनों प्रकार की रचनाएं वाहिनियां हैं और धमनियां तथा शिराएं बाहर या नीचे जाकर के अधोश्लेष्मिक स्तर में बड़ी रक्त वाहिकाओं और वाहिनियों में मिल जाती हैं, बाहर नीचे जाके बड़ी के अंदर ये मिल जाती हैं, और वसा का श्लेष्म कला द्वारा अवशोषण होकर के अक्षीर वाहिनियों में पहुंच जाती है, और वसा क्या होता है, यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाता है और ये अक्षीर वाहिनियों के अंदर पहुंच जाता है और अंत में रक्त में मिल जाती है, और लास्ट में क्या होता है, रक्त में मिल जाती है। तो रक्त तो क्या करता है, सारे खाने को पूरी बॉडी के पार्ट्स तक, सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है और पोषण करता है बॉडी का। ग्लूकोज और प्रोटीन का अवशोषण होकर वे रक्त कोशिकाओं द्वारा रक्त में पहुंच जाते हैं। ग्लूकोज और प्रोटीन भी अवशोषित हो जाता है यहाँ पे सबसे छोटे छोटे फॉर्म में टूट करके, जो पेप्टोज वाला हमारा हिस्सा है अमीनो, फिर एमिनो एसिड्स के अंदर वो कन्वर्ट हो गया, तो वो वहां पे क्या हो गया, एब्जॉर्ब होकर के खून के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। रक्त इन तीनों अवयवों को शरीर के प्रत्येक अंग की कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं और उसका पोषण करता है। अब खून का काम क्या, कल बताया था ना मैंने कि खून का काम क्या है, ले जा करके उसको हर एक कोशिका तक, कोशिका हर एक ऑर्गन के अंदर कोशिकाएं होती है, ठीक है ना, और एक एक कोशिका तक खाना पहुंचाने का काम ये हमारी जो रक्त वाहिनियां होती हैं ये करती हैं। जो हमारा खून होता है वो उसके द्वारा वहां पर पे ये सारी चीजें पहुंचा देता है, और सेल्यूलर लेवल पे हमारी बॉडी का पोषण होता है, मतलब हर एक सेल को पोषण मिलता है। कितनी हजारों लाखों होती हैं, लाखों होती हैं, उन हर एक सेल तक पहुंचते हैं और उनका सेल्यूलर लेवल पे पोषण होता है। 22 फुट लंबी क्षुद्रांत की नली का यही विशेष कार्य है। कितनी बड़ी होती है इसकी लंबाई, 22 फुट की होती है हमारी छोटी आंत, जिसका नाम केवल छोटी आंत है, होती सबसे बड़ी है, और बड़े अच्छे से फोल्ड करके अंदर अच्छे से रखी होती है, बड़ी सिकुड़न सिकुड़न वाली होती है। देखने में, नाम लेने में छोटी आंत पतली होती है पर सबसे बड़ी होती है, 20 से 22 फुट बहुत लंबी नली होती है और इसका यही विशेष कार्य है, ठीक है ना। वृहद आंत में अब हम आ गए बड़ी आंत के ऊपर। देखो कि अब छोटी आंत से क्या बड़ी आंत में पहुंच गए। वृहद आंत का कार्य केवल अवशोषण है। जो बड़ी आंत का काम है वो क्या करता है, खाना बस केवल अवशोषण करता है। जितना भी खाना, जितने भी रस, एंजाइम, खनिज, लवण बनते हैं वो बड़ी आंत केवल एब्जॉर्ब करती है। उसका पाचन के अंदर कोई रोल नहीं है, वो डाइजेशन में उसका कोई रोल नहीं है, वो किसी भी तरीके के रस वगैरह नहीं बना रही है कि वो रस आकर के खाने को पचा रहे हैं किसी भी पार्ट को, बट वो क्या कर रही है, सारी चीजें एब्जॉर्ब कर रही है। जो छोटे छोटे घुलनशील पदार्थों के अंदर कन्वर्ट हो गए उनको वो अवशोषित करती है। यही बड़ी आंत का मेन काम है। यह अंग विशेषतः जल का अवशोषण करता है। मेन क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। मल त्याग के समय मल जिस रूप में बाहर निकलता है वह वृहद आंत्र का अंत्र और मलाशय बन जाता है। जो लास्ट पार्ट होता है बड़ी आंत का वो मलाशय बन जाता है, ठीक है ना। और वृहद आंत का अंत होता है और मलाशय वो ही जगह होती है। 24 घंटे में वृहद आंत्र जल का अवशोषण कर लेता है। 24 घंटे के अंदर होता है ये पानी का अवशोषण उसके अंदर से पूरी तरीके से। और जल के आंतरिक
अतिरिक्त ये थोड़े ग्लूकोज को भी अवशोषण करता है, पर किसी पदार्थ का अवशोषण नहीं कर पाता है। ग्लूकोज को भी कर लेता है अवशोषण, बाकी और किसी जैसे कि वसा और प्रोटीन वगैरह का अवशोषण नहीं करता, वो वहीं पे अवशोषित हो जाते हैं छोटी आंत के अंदर, ठीक है ना। जो बचा कुचा यहाँ पे आता है उसके अंदर से पानी और ग्लूकोज का जो कुछ पार्ट बच जाता है, कुछ जो थोड़े मोड़े लवण ववण बच जाते हैं, हमारे जो खनिज पदार्थ वगैरह होते हैं, उनको भी वो अवशोषित कर लेता है। इसके अतिरिक्त लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि शरीर का त्याग बृहदांत्र में ही करते हैं और उनको उत्सर्ग होकर के ये मल में मिल जाते हैं। जैसे कि अगर एक्सेसिव है कोई चीज हमारी बॉडी के अंदर, बढ़ गई है, जैसे कमी तो आपने सुनी है, पर एक्सेसिव भी होती है ना चीजें, कि हमारी चीज में बॉडी के अंदर ज्यादा, तो जो ज्यादा होती है वो बृहदांत्र के अंदर ही अवशोषित होकर के मल के साथ उत्सर्जन कर दिया जाता है। जीवाणुओं की क्रिया से भी पाचन क्रिया में सहायता मिलती है। जो जीवाणुओं की क्रियाएं होती हैं उससे भी पाचन क्रिया के अंदर ताकत मिलती है, सहायता मिलती है, और क्षुद्रांत में वे प्रोटीन, वसा तथा स्टार्च आदि का भंजन करते हैं। बृहदांत में सेल्यूलोज का भी जिस पर किसी पाचक रस की क्रिया नहीं होती है। बृहदांत में सेल्यूलोज का भी जिसके ऊपर किसी पाचक रस की कोई क्रिया नहीं होती। सेल्यूलोज के ऊपर कोई क्रिया नहीं होती है किसी भी पाचक रस की, ठीक है। याद रखना, ऐसी कौन सी चीज है जिसके ऊपर कोई क्रिया नहीं होती है, तो वो है सेल्यूलोज, ठीक है ना। पाचन नहीं होती है, भंजन कर डालते हैं। इसी से हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और आदि गैसें उत्पन्न होती हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है और मीथेन गैस बनती है इसमें, तथा वसा के भंजन से वसा अम्ल बनते हैं, मतलब फैटी एसिड्स, और जिनके कारण मल की क्रिया अम्लिक हो जाती है। जो मल की क्रिया होती है वो एसिडिक होता है, वो उसके अंदर आप अगर उसकी जो वो प्रकृति है ना, वो अम्लीय हो जाती है। आंत्र गति अथवा क्रमाकुंचन, कि किस तरीके से आंत की गति होती है और कैसे आंत के अंदर खाना पीना चलता है। यह गति सारे पाचक नाल में ग्रास नाल से लेकर के मलाशय तक रहती है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना सबको, तक रहती है, जिससे खाया हुआ या पाचित आहार विस्तृत निरंतर अग्रसर होता रहता है। इससे क्या होता है कि जो खाया हुआ खाना है ना, निरंतर आगे बढ़ता रहता है, एक जगह नहीं रुकता। अगर एक जगह रुकेगा तो वो सड़ जाएगा, बीमारी पैदा करेगा। इसलिए इसकी क्रिया और गति होती रहती है। अन्य आशयों में तथा वाहिकाओं में भी यह गति होती रहती है, बाकी की जगहों में भी यह गति होती रहती है। आंत्रनाल से श्लेष्मक स्तर पर बाहर वृत्ताकार और उनके बाहर अनुदैर्ध्य पेशी सूत्रों के स्तर स्थित होते हैं। वृत्ताकार सूत्रों के संकोच तथा नाल की चौड़ाई संकुचित हो जाती है, अतएव संकोच से आगे के आहार का भाग पीछे को नहीं लौट सकता है। पीछे से सिकुड़ जाती है तो जो आगे बढ़ गया है खाना वो फिर पीछे को नहीं जाता है, वो आगे को ही बढ़ता है, ठीक है ना। इस तरीके का इसका वो रहता है। तभी अनुदैर्ध्य सूत्र संकोच के नाल के ऊपर भाग को लंबाई कम कर देते हैं, अतः बाहर आगे को आता आहार आगे की तरफ बढ़ जाता है। फिर आगे के भागों में इसी प्रकार की क्रिया ऐसे ऐसे करके क्रिया, जैसे ऐसे ऐसे करके खाना आगे चलता रहता है। यही आंत्र गति कहलाती है। इसी को हम आंत्र गति कहते हैं। आंत की गति, आंत किस तरह से गति करती है। दूसरी खंडी भवन गति भी नाल की भित्तियों में होती रहती है। सेगमेंटेशन जो होता है वो भी जो इसकी भित्ति दीवारें जो होती है ना, उसके अंदर होता रहता है। ये गलियां आहार को आगे बढ़ाने में सहायता देने के अतिरिक्त भली प्रकार से चाइम को मथ सा देती हैं। जो खाना होता है ना, जो लुगदी जो बन जाती है उसको ना ऐसे मथ देती हैं पूरी तरह से, और इससे पाचक रस और आहारों के कणों का घनिष्ठ संपर्क हो जाता है। इससे जो पाचक रस होता है और जो खनिज लवण है, हमारे जितने भी खनिज हैं, उससे वो सारे एक संपर्क में आ जाते हैं, तो उससे एब्जॉर्ब करने के अंदर आसानी रहती है। भिन्न प्रकार के पाचक रसों की क्रिया का जो वर्णन किया गया है उसमें स्पष्ट है कि प्रकृति ने ऐसा प्रबंध किया है कि आहार पदार्थों में सब अवयव जो जातव शरीर से उपस्थित होते हैं व्यर्थ न जाने पाए। जो हमारे उत्पन्न हो रहे हैं ना किसी न किसी चीज से, वो सारी चीजें वेस्ट ना हो, इस तरीके का ये सारा सेटलमेंट होता है। प्रबंधन मतलब ऐसा सेटलमेंट है।
उनका जलना भी अधिक से अधिक हो सके, शरीर में उपयोग हो, जितना भी हो सके अधिक से अधिक प्रयोग शरीर के अंदर उतना अच्छा है। शरीर के टूटे फूटे भागों का निर्माण हो, जो भी शरीर के ऊतक हैं, सेल्स हैं, कोई भी पेशी तंतु है, हड्डी है, कुछ भी टूट फूट हो रही है तो उसके लिए इन सब चीजों को यूज किया जाए। नए ऊतक बनाने के लिए नए ऊतक भी बने, काम करने की ऊर्जा भी उत्पन्न हो। क्या मिलता है? ये जो रस बने, खनिज लवण पाचक रस मिला, तो उससे क्या हो रहा है हमको? ये सारी चीजें मिल रही हैं, जिससे ये सब जो सेल्यूलर लेवल पे काम होते हैं ना, हड्डी टूट गई है तो घाव हो गया है तो कोई बीमारी है, तो ऐसी कोई भी जो चीज है तो उसके अंदर ये इस तरीके से काम करती है। आहार का यही प्रयोजन है कि आहार के विभिन्न अवयवों को का अनेक अत्यंत सूक्ष्म तत्वों के विभाजन कर देना है, इससे उसका अवशोषण हो जाए। सबसे छोटे सूक्ष्म कणों में करने का रीजन ही यही है कि उसका अवशोषण अच्छे से हो जाए और शरीर की कोशिकाएं उनसे अपनी आवश्यक वस्तुएं तैयार कर लें। और जो शरीर की जो कोशिका है, क्योंकि ये सब चीजें कहाँ पहुंचती हैं? हमारी कोशिकाओं तक, सेल्यूलर लेवल पे पहुंचती है। तो शरीर की जो कोशिका है ना, अपनी आवश्यक वस्तुएं पूरी कर ले इस सब चीज से और तैयार कर ले। नहीं है तो तैयार कर लें, बना लें। यही पाचन का प्रयोजन है, यही पाचन का प्रयोजन है कि पचेगा नहीं तो कैसे रस बनेंगे, रस नहीं बनेंगे तो हमको पोषण कैसे मिलेगा? सेल्यूलर लेवल पे, सेल्यूलर लेवल पे नहीं होगा, किसी भी जगह नहीं होगा, क्योंकि सेल हर एक जगह है और वहां पे पाचन करना है। वास्तव में जिसको साधारण बोलचाल में पाचन कहा जाता है, उसमें दो क्रियाओं का भाव छिपा रहता है, पाचन और अवशोषण। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी पाचन की, उसके अंदर एक क्रिया नहीं है, दो क्रियाएं होती हैं। एक तो भोजन का पचना, पचना मीन्स छोटे छोटे स्मॉल कणों के अंदर, अणुओं के अंदर, घुलनशील चीजों के अंदर उनको तोड़ देना, बिल्कुल उनको सिंपल प्रोडक्ट बना देना। और फिर जो सिंपल बन गए उनका अवशोषण। ये दो क्रियाओं का मेल है पाचन, एक नहीं है। अगर अवशोषण नहीं होगा तो पाचन हुआ ही क्या? पाचन हो गया मीन्स अवशोषण हो गया, अवशोषण हो गया मीन्स पाचन हो गया। दोनों है ना, एक दूसरे के साथ होती हैं क्रियाएं, कि पाचन होगा तो ही अवशोषण हो पाएगा। अगर पाचन नहीं हुआ तो वो ऐसे ही जाकर बृहदांत में जाएगा और मल के रूप में बाहर निकल जाएगा, पचेगा नहीं आपको वो खाना। केवल आहार के अवयवों का अपने घटकों में टूट जाना, जो पाचक रसों की क्रियाओं का फल होता है, उनका अवशोषण होकर रक्त में पहुंचना दूसरी क्रिया है। ठीक है ना? और जो क्षुद्रांत के रसांकुरों का विशेष कार्य, रसांकुर क्या करते हैं? इनको अवशोषित करते हैं और लेकर के हर एक जगह पे जो जो इनकी जगह है वहां पहुंचा देते हैं। ये जो कि क्षुद्रांत के अंदर जो रसांकुर होते हैं, जो फॉलिकल्स जो होते हैं, हल्के हल्के रेशे जैसे, वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं और हर जगह पर, हर ऑर्गन और हर टिश्यू, हर एक की सेल तक पहुंचाती हैं उसको। मल और मल त्याग, आहार का जो कुछ भाग पचने और अवशोषण के पश्चात आंत्र में बच जाता है। कौन सी आंत में बचा हुआ पदार्थ रहता है? बड़ी आंत के अंदर, बृहद आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर अवशोषण होता है सारा, खाना बन के लुगदी जैसी और ज्यादा बन के, रस उसके सारे मिलके तोड़ के इस हालत में कर देते हैं कि बिल्कुल उसका रस बन गया और उसने अवशोषित किया जितने अंकुर हैं, और अवशोषण के साथ साथ वो आगे बढ़ता रहता है, एक जगह रुकता नहीं है। रुकेगा तो सड़ जाएगा, तो वो उसको गति प्रदान करते रहते हैं और आगे भेजते रहते हैं। तो धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब करके आगे भेजता रहता है और जाकर के पहुंच जाता है बृहदांत में। बृहदांत में पानी, कुछ भाग ग्लूकोज का, और जो बाकी के बचे खनिज थोड़े बहुत जो एब्जॉर्ब करने लायक होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा बचे हुए हमारे कोबाल्ट है, हमारा आयरन है, इन सब चीजों को वो फिर ये जो हमारा मलाशय होता है उसके अंदर भेज देते हैं, फिर हम मल त्याग कर देते हैं। तो यही ये बता रहा है कि जो कुछ पचने और अवशोषण के पश्चात आंत में बचता है वो वहां पहुंच जाता है मलाशय के अंदर। यही मल होता है जो कि अवशोषित नहीं हुआ और जो भी वेस्टेज बचा है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या, जो हमारी बड़ी छोटी आंत है उसने क्या एब्जॉर्व किया? रस। ठीक है ना? वो ऐसा तो नहीं है कि वो टुकड़े, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह उसने अवशोषित कर लिया, नहीं, उसने एब्जॉर्व किया उनका निकला हुआ रस। उनके जो टूट करके वो छोटे छोटे सरल अणुओं में, घुलनशील अणुओं में जब वो डिवाइड हो गए, तो उस रस को उन्होंने एब्जॉर्व किया और अपना पोषण किया, और शरीर के अंदर जितने भी होने वाले जरूरी कार्य हैं उनको उन्होंने संपादित किया सेलों ने। ठीक है ना? उससे हमें एनर्जी मिली, हमारे ऊतक को वो क्या बोलते हैं, रिज्यूनेट कर रहे हैं, और नए ऊतक बनाने की जरूरत है तो नए ऊतक बना रहे हैं, नए सेल्स, नई क्या बोलते हैं, कहीं हड्डी टूट फूट है, कहीं घाव है, कोई चोट है, कोई बीमारी है, तो उसको
भी सही करने का काम इन्हीं सब चीजों से होता है। और जो काम करने की ऊर्जा, जो हम मूवमेंट करते हैं, हम जितने भी काम करते हैं, उसकी जो ऊर्जा है, ऐसे जैसे मैं बोल रही हूँ तो बोलने के लिए भी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो उसके लिए भी ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, मुझे मेरे भोजन से मिल रही है। भोजन वो जो पच गया और जो मेरी छोटी आंतों ने पचा करके सेल्स तक, मेरे ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया, वो मुझे ऊर्जा दे रहे हैं, तो मैं बोल पा रही हूँ। ठीक है ना। बाकी का बचा हुआ जो होता है वो सबसे वेस्ट लास्ट के अंदर बृहद आंत में पहुंचता है। और बृहद आंत जो छोटी आंत होती है, क्षुद्र आंत, उससे छोटी होती है। क्षुद्र आंत की लंबाई होती है 20 से 22 फीट, सबसे बड़ी होती है। पर बृहद आंत तो होती है चारों तरफ, और जो क्षुद्र आंत होती है वो उसके बीच में ऐसे ऐसे करके सर्कुलर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके लगी रहती है। और उसके अंदर कंटिन्यूअसली, इतना बड़ा होने का रीजन क्या है उसका, अगर आपसे कोई पूछे कि छोटी आंत को हम छोटी आंत बोलते हैं, छोटी क्यों नहीं है, उसका बड़े होने का रीजन ये है कि अगर ये आंत छोटी होती बृहद आंत के जैसे, तो अवशोषण के लिए उसे कम जगह मिलती। ठीक है ना। और वो बड़ी चौड़ी भी होती है बृहद आंत, तो जल्दी से खाना निकल जाता। और ये क्योंकि पतली होती है और बहुत बड़ी होती है, 22 फीट एक बहुत बड़ा एरिया होता है, तो उसके अंदर से जब धीरे धीरे संकुचन, क्योंकि वो सीधे स्लिप होके नहीं जा रहा है, कैसे जा रहा है, संकुचन की क्रिया। अगर आपने देखा हो तो आपने वो इल्ली देखी है जो गिराड़ पौधों पे होती है, ग्रीन कलर की, ब्लैक कलर की, वो कैसे चलती है, आगे ऐसे ऐसे सिकुड़ती है, फिर बढ़ती है, फिर सिकुड़ती है, फिर बढ़ती है। केंचुए की जो गति होती है संकुचन वाली, वो इस तरीके से संकुचन करते हैं, फिर खाना आगे बढ़ता है, फिर संकुचन है, फिर खाना आगे। तो इतनी धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है कि सारा रस जो अंकुर है उसके अंदर की तरफ, आंत्र के अंदर, छोटी आंत के अंदर जो अंकुर है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। और एब्जॉर्ब होने के बाद में वो सारे सेल लेवल तक पहुंचा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं ये अंकुर। ठीक है ना। ये छोटी आंत का विशेष कार्य होता है। इसकी लंबाई ज्यादा होने का ये रीजन, कोई पूछे ना, जैसे क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं इसके बारे में कि छोटी आंत इतनी बड़ी क्यों, ठीक है, तो वो रीजन है इसका कि ये पाचन के लिए ही, नहीं तो रस अगर छोटी हुई चौड़ी हुई तो फटाफट से निकल जाएगा। पर क्योंकि पतली है, क्योंकि संकुचन होता है, संकुचन से खाना चलता है, और बहुत ढेर सारे अंकुर होते हैं, जैसे बिल्कुल एक के पास एक के पास एक के पास एक लगे रहते हैं। हर अंकुर का काम है अवशोषण करना। तो जितना भी पाचक रस हमारे अंदर, जितने भी वो सारे हमारा जो खाना बन गया है, उसको वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि छोटी आंत के बाद में कोई भी पाचन नहीं होगा, कोई भी क्रिया नहीं होगी, तो जो जाएगा वो वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर जाएगा और वो मल द्वार से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, मलाशय में पहुंचे, बृहद आंत में पहुंचेगा, और बृहद आंत का जो लास्ट पोर्शन है सबसे नीचे की तरफ सीधा होता है, और वो पहुंच जाता है नीचे अपना, देखो इसकी आगे पिक्चर भी होगी, और वो नीचे पहुंच जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें पिक्चर नहीं है, देखो मैं बताती हूँ आपको बना के। जो हमारी बड़ी आंत होती है इस तरीके से होती है ये, और फिर उसका लास्ट पोर्शन होता है ये मल द्वार, जिससे वो बाहर निकल जाता है। और उसके अंदर ये छोटी आंत बड़े आराम से रखी होती है, ऐसे ऐसे करके, एक के ऊपर एक ओवरलैप करके 20 फीट कैसे उसके अंदर आ जाता है ये पता ही नहीं चलता है। जब डिसेक्शन वगैरह हम करते हैं तब देखते हैं। ये देखिए, आप सबको दिखाई दे रहा है, ये नीचे देखिए, क्लियर है पिक्चर। ये देखिए, ये जो मोटी वाली है ये बड़ी आंत है, इसके बीच में छोटी आंत है, और ये देखिए ये क्या है, मल द्वार। लास्ट पोर्शन ऑफ बृहद आंत क्या है, हमारा मल द्वार। इससे होकर ये मलाशय, ठीक है, और ये है मल द्वार, इससे होकर बाहर आ जाएगा। और ये छोटी आंत से होकर बड़ी आंत के अंदर पहुंचा, और फिर ये ऐसे गोल घूमता हुआ आता है कि जो उसके अंदर पानी है उसका अवशोषण हो गया। 24 घंटे लगते हैं इसको, इस काम को करने में, और ऐसे घूम करके इसके अंदर आकर के बस वेस्ट बाहर। ठीक है, ये इसका सिस्टम होता है। यही मल होता है, अतएव मल के आहार का कुछ अपच भाग भी होता है। अब इसमें हर चीज तो हमको डाइजेस्ट नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो इनडाइजेस्टेड होती हैं, वो बाहर निकाल दी जाती है, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती। तो हम कहते हैं ना बहुत सारी चीजें, ये नहीं खाओ ये पचेगा नहीं, और गलत मतलब विरुद्ध आहार नहीं खाओ वो भी नहीं पचेगा। एक के साथ एक गलत आहार आप खा रहे हो तो वो विरुद्ध आहार हो गया, विरुद्ध आहार फिर पचेगा नहीं। तो उस तरीके की चीजें भी होती हैं जो इसके अंदर होती है और वो बाहर निकाल दी जाती है। तथा आंत्र की श्लेष्म कला से टुकड़े होते हैं, के टुकड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त श्लेष्म कला भी तो साथ में चलती है ना, उसमें तो कुछ टुकड़े तो उसके निकलते ही हैं, संकुचन होती है, क्रिया होती है, चलती है, तो वो भी टुकड़े होते हैं। और जीवाणु की बहुत बड़ी संख्या होती है।
क्योंकि हमारे जो आंतें होते हैं उसके अंदर गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो जो पाचन के अंदर हेल्प करते हैं वो भी उसके अंदर कुछ होते हैं, कुछ जो खराब है, जो मार डालने लायक होते हैं, उनको भी तो मारती है लसिका वगैरह, हमने पढ़ा था आगे। तो वो भी बाहर निकलते हैं उसके साथ में, मल के साथ में। यह हिसाब लगाया गया है कि प्रत्येक बार मल में ये 15 करोड़ के करीब, लाख करोड़ के करीब भी जीवाणु शरीर से निकलते हैं। 10 लाख, हाँ, ये करोड़ के करीब है ना, ये निकलते हैं। और जीवाणु शरीर से बाहर निकलते हैं, ये बृहद आंत्र में ही आते हैं। सारे आकर के कहाँ इकट्ठे हो जाते हैं? बड़ी आंत में, क्योंकि वो वेस्टेज की जगह है। ठीक है, वहां पे बस पानी अवशोषित हो रहा है, वही जीवाणुओं का निवास स्थान है। वो जीवाणुओं का निवास स्थान है, लास्ट कॉर्नर जो होता है उसका। इस कारण मल में नाइट्रोजन की बहुत मात्रा होती है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर, जिससे उसकी उत्तम खाद बनती है। कि वो डिस्ट्रॉय भी तो होना जरूरी है कि अगर हमारे शरीर में से बाहर निकला तो बाहर जाकर के वो गंदगी ना करे। अब तो ऐसे सिस्टम हो गए कि वो ऑलरेडी पहुंच जाए, पर सेप्टिक टैंक भी जैसे है तो वो वहां जाएगा तो जाकर के वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो वो तो गंदगी फैलाएगा और तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी। तो इस तरह की व्यवस्था हमारी बॉडी के अंदर है कि उसमें नाइट्रोजन मिल करके और तब बाहर निकलता है, तो वो जल्दी से सड़ गल के खत्म हो जाता है। ठीक है, और खाद जैसा बन जाता है, मतलब एकदम मिट्टी जैसा चीजें बन जाती हैं। मल त्याग एक प्रतिवर्त क्रिया है जिसका संपादन तंत्रिका मंडल के आत्मक विभाग, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है ना हमारा, वो करता है इसको। ठीक है, जब मलाशय में मल एकत्रित हो जाता है तो नियत समय पर मलाशय की भित्तियों से मेरु रज्जु के मांसपेशियों से है ना से की कोशिकाओं से संवेग जाते हैं। जितनी भी इंपल्सेस होती हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड सबसे नीचे होती है, वो मल द्वार जब वो फुल भर जाता है तो वहां से जो संकुचन होकर के वहां से एक मैसेज गया, ऊपर मैसेज आया हमारी रीढ़ की हड्डी से होके मेरु रज्जु, ये हमारे यहाँ से होके आके हमारे तंत्रिका तंत्र के अंदर जाकर के उसने एक मैसेज दिया कि ये भर चुका है, अब इसको विसर्जित करना है, उत्सर्जित करना है, निकालना है इसको बाहर। ठीक है, तो मैसेज जाते हैं, संवेग जाते हैं, इंपल्सेस, जहां पर कि वे पूर्व श्रृंगों की कोशिकाओं में भेज दिए जाते हैं और वहां से नए संवेद प्रेरक तंत्रिका सूत्रों द्वारा मलाशय में पहुंच के वहां की संवर्णी जो है पेशियों का विस्तार कर देते हैं। वो फैल जाती हैं पेशियां, विस्तार मतलब फैल जाना, तभी तो मल बाहर निकला, क्योंकि अब तक तो संकुचित थी तो उसके अंदर इकट्ठा होता जा रहा था, अब उसे क्योंकि बाहर निकालना है तो वो उनका विस्तार होकर के वो बाहर फेंक दिया जाता है और मलाशय की भित्तियों की आंत्र गति बढ़ा देता है, ताकि जो अंदर जितना भी है ना वो वेस्टेज सारा बाहर निकल जाए। इसी समय हमको मलमूत्र त्याग की इच्छा होती है और हमारे बैठने पर तथा संवर्णी पेशियों की ढीली हो जाती है और मल त्याग हो जाता है। और ऊपर की पेशियों के संकोच करने पर उधर के भीतर के दाब बढ़ने से भी मल त्याग में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। दबाव पड़ता है ना पेट को, तो वो उधर से भी संकुचन हुआ तो प्रेशर क्रिएट हुआ, वहां पे प्रेशर आया तो इससे पूरा ही पेट खाली हो जाता है। पाचन ग्रंथियां कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम अब हो गया है, आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, पाचन ग्रंथियां दे रखा है नेक्स्ट टॉपिक, तो पाचन ग्रंथियों के बारे में कल पढ़ते हैं। बहुत बड़ा तंत्र है, मेन तंत्र है ये पाचन तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब आप इसको पढ़ो और अच्छे से समझो, क्योंकि इसके ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। और समझ में आ गया ना तो आपको पता पड़ेगा यहाँ से खाना ऐसे ऐसे गया, इस जगह पहुंचा, इस जगह पहुंच के अब इस जगह पहुंचा, इस जगह ये चीजें क्रिया हुई, ये वाला रस पहले जठर रस था, फिर अग्नाशय रस था, फिर ये रस इसके अंदर आगे मिल गया। इन रसों में क्या क्या चीज थी, कहाँ पे कौन कौन सी चीजें टूटी, फिर वो कैसे ग्रहणी से होकर के हमारी क्षुद्रांत्र में आया, फिर कैसे बृहदांत्र में आया, ये सारा पूरा सिस्टम चलता है। ये हमें समझना है कौन कौन से पाचक रस और कैसे रस इसके अंदर हैं। ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियों के द्वारा। ये पाचन ग्रंथि ना, हाँ, पाचन ग्रंथियों से कौन कौन से पाचन रस कैसे कैसे किस किस जगह पे स्रावित होते हैं। ठीक है ना, और कुछ पूछना है तो पूछ लो आप। समझ में आ गया सबको कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, इनकी फिजियोलॉजी, इनकी ये पूरी फिजियोलॉजी है, काम करने का तरीका, कैसे काम करते हैं। बस केवल पढ़ना ही नहीं है कि हाँ पाचन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, कि हमें पेट में कई अलग अलग जगह पे दर्द होता है। जब पेट खराब होता है ना, अलग अलग जगह पे दर्द होता है, तो हमें ये डायग्नोज करना आना चाहिए। हमें पता है, हम प्राथमिक उपचार आप कैसे दोगे, आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि क्या चीज खराब हो रही है, कहाँ पे दर्द है, क्या कारण है हो सकता है इसका। तो मेन सारी बीमारियों की जड़ क्या है, हमारा पेट, हमारा पाचन तंत्र। अगर वो दुरुस्त नहीं तो न जाने कितनी बीमारियां, हजारों बीमारियां
बीमारियां हमको सिर्फ उसी के कारण ही पकड़ लेती हैं, हम उसको रोक नहीं सकते। अगर आपका पाचन तंत्र सही है तो आप पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो, तब आपकी बॉडी प्रॉपर रूप से काम करेगी, क्योंकि पोषण भी मिलेगा, आपको ऊर्जा मिलेगी, आप आराम से काम कर सकते हैं। और अगर वो प्रॉपर नहीं है तो न जाने कितनी बीमारियां आएंगी, और काम करना तो फिर पॉसिबल ही नहीं है उसके साथ में, क्योंकि जब आप बीमार हो या फिर आपके अंदर शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, तो आप कैसे काम करोगे? काम नहीं कर सकते आप, है ना? कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, तो फिर कराते हैं शांति पाठ। देवेंद्र जी कराइए। सरोज जी, आज आपने पहली बार अपना वीडियो ऑन करा है, वीडियो ऑन कर लिया कीजिए। बच्चे पढ़ते, सब लोग पढ़ते हैं ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है ना? हाँ देवेंद्र जी कराइए शांति। आइए क्षमा गर्दन सिद्धि करके बैठे सब कुशल प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तो सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। कल मिलते हैं, सब पढ़ के आना और इसको भी एक बार वापस पढ़ना। जी नमस्कार सभी को, कल मिलते हैं।